अच्छा अनाया, तुम ऐसा करो कि मुझे खाना ला दो। मैं खाना खाकर फिर काम पर जाता हूँ। वैसे भी आज कुछ काम नहीं मिला और अब तो दोपहर का वक्त भी हो चुका है। अभी अभी मैं अपने घर आया था और आते ही अपनी बीवी से खाना मांगने लगा। मैंने सोचा था कि खाना खाने के बाद दोबारा रिक्शा चलाने निकल जाऊंगा, क्योंकि आज पहले टाइम में मुझे बस एक दो सवारियां ही मिली थी और वो भी करीब की ही मेरे पास सिर्फ 500 रुपये थे और उसके अलावा 1 रुपया भी जेब में ना था। रिक्शा भी कुछ दिनों से खटखट कर रहा था, उसे भी ठीक करवाना था। कर्ज के बहुत सारे काम पड़े थे जो करने ज़रूरी थे, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे। महीने का आखिर था और सौदे भी ख़त्म होने वाले थे। सौदों की एक लंबी लिस्ट थी जो कल ही मेरी बीवी ने ये कहकर थमा दी थी कि आज मैं लेता आऊँगा, मगर आज मैं खाली हाथ ही घर आ गया था। मैंने जब खाने का कहा तो वो मुंह बनाकर मुझे देखने लगी और बोली, शहाब, आपको पता भी है कि घर में आटा नहीं था। मैंने पड़ोसन से आटा लिया है, प्लीज़ आप सौदे ले आएं, ताकि मैं यूं रोज़ रोज़ हमसायों से न मांगती रहूं। उसने खाना मेरे सामने रखते हुए ये बात कही तो मेरा दिल बुरा हो गया। मैं जो भूख से बिलख रहा था, अब खाना खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने बेबसी से कहा, अनाया, मैं क्या करूं? मैं सारा दिन रिक्शा चलाता हूँ। अगर खर्चे पूरे नहीं होते तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तीनों बच्चे सो रहे थे, वो स्कूल से वापस आ चुके थे और उनको खाना भी वो दे चुकी थी। मेरी बीवी ने आहिस्ता से कहा, शहाब, मैंने ये कब कहा कि मैं उसका कोई कसूर नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमारे खर्च बढ़ गए हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तीनों ही स्कूल जाने वाले हो गए हैं। मैं कहती हूँ कि हमें कोई और काम करना चाहिए। अब इस एक रिक्शे से हमारा गुजारा नहीं चलता। उसके उदास लहजे ने मुझे खामोश कर दिया। वो ठीक ही कह रही थी। मेरा सबसे छोटा बेटा, जिसकी उम्र 4 साल थी, उसे भी एक हफ्ता पहले मैंने स्कूल में दाखिल करवा दिया था। भले ही वो सरकारी स्कूल में जाते थे, मगर कॉपी, पेंसिल, किताबें और बैग के इतने खर्चे थे जो मैं हर महीने पूरे नहीं कर सकता था। ऊपर से बच्चों को जेब खर्च भी देना होता था। मेरा दिमाग फट रहा था। खाना सामने रखा ठंडा हो रहा था, मगर मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ भी नहीं। दिल अंदर ही अंदर कट रहा था। बीवी मेरी आंखों में नमी लिए सामने बैठी और उस लम्हे मुझे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है, औलाद भी हर चीज़ उसी के इख्तियार में है। मगर मेरी बीवी हमेशा कहती थी कि हमें इतने ही बच्चे करने चाहिए जिनकी हम अच्छी परवरिश कर सकें और उनका ख्याल रख सकें। मगर मेरे बच्चे बेचारे इतनी सर्दी में सिर्फ यूनिफॉर्म में स्कूल जाते थे। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनके लिए स्वेटर खरीद सकूं। अब मुझे उसकी सारी बातें याद आ रही थी। जब हमारा दूसरा बेटा पैदा हुआ था तो उसने कहा था कि कुछ वक्फा कर लेना चाहिए, मगर मैंने माना ही नहीं। मुझे तो शुरू से ही बच्चे बहुत पसंद थे। कभी सोचा ही नहीं कि वक्फे की भी ज़रूरत होती है। फिर तीसरा बेटा हो गया और अब भी मेरी बीवी को कोख में 6 माह की नन्ही सी परी थी। एक हफ्ता पहले ही हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था। बेचारी ने मुझसे कभी शिकायत नहीं की कि मैंने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन अब मुझे खुद ही एहसास होने लगा था। अच्छा, छोड़े इन सब बातों को, अब खाना खाएं, खाना ठंडा हो रहा है। मेरी बीवी ने मेरे कांधे पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले, जो पहले ही अंदर अंदर छलक रहे थे। वो इतनी हमदर्द और समझदार थी कि आज तक उसने मुझे कभी गुर्बत या किसी और की कमी का ताना नहीं दिया था। हालांकि वो एक अच्छे घर की पली बड़ी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी ज़िंदगी यकसर बदल गई थी। गुर्बत ने उसे ऐसे घेरा कि वो पहले जैसी नजर आना बंद हो गई। शादी के वक्त वो बहुत खूबसूरत थी, मगर शादी के 1-2 साल बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि जब इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक माहौल न मिले तो वो कुछ कर भी नहीं पाता और ख़ुद को बदलता हुआ भी नहीं देख पाता। शायद उसे भी इस बात का अदराक नहीं था, मगर वो मेरी बीवी थी। मैं उसे रोज़ देखता था और साफ महसूस करता था कि वो बदल रही है। उसके चेहरे की रंगत उड़ी उड़ी सी रहने लगी थी। वो पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि हम बस 1 किलो दूध लेते थे जो सिर्फ बच्चों का होता था। हम दोनों मियाँ बीवी तो रूखी सूखी रोटी पर ही गुजारा करते थे और अब तो आटा भी नहीं था।
میں نے اسے دھیرے سے کہا کہ میرے پاس 500 روپے ہیں، میں اسی میں سے آٹا لے آتا ہوں، تم جو آٹا پڑوسن سے لے آئی ہو وہ اسے واپس کر دینا۔ مجھے یہ ہرگز منظور نہ تھا کہ محلے میں ہمیں منگنے کے نام سے جانا جائے۔ میں نے کہا کھانا کھایا، خدا کا شکر ادا کیا اور گھر سے نکل پڑا۔ میری بیوی اکثر کہتی تھی کہ آپ کی یہ عادت بہت اچھی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں آپ شکر ادا کرنا نہیں بھولتے۔ میں نے کبھی اس بات پر خاص دھیان نہیں دیا تھا، لیکن جب وہ مجھے یہ بات جتاتی تھی تو مجھے اپنے آپ پر خوشی محسوس ہوتی تھی کہ کم از کم ایک خوبی تو مجھ میں واقعی موجود تھی۔ میں گھر سے نکلا تو 2 3 منٹ کے اندر ہی مجھے ایک سواری مل گئی۔ وہ ایک بوڑھے انکل تھے جو بہت دور جانے کا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے 1000 روپے پہلے ہی تھما دیے۔ سردیوں کے دن تھے، ظہر ہو چکی تھی اور اب عصر ہونے والی تھی، کیونکہ ظہر سے عصر تک وقفہ زیادہ نہیں ہوتا۔ میں نے انکل کو رکشے میں بٹھایا اور رکشہ تیزی سے بھگا کے لے گیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی میں نے انہیں ان کی منزل پر پہنچا دیا۔ اسی وقت عصر کی اذانیں ہونے لگی۔ انہوں نے خوش ہو کر مجھے 200 روپے ایکسٹرا بھی دے دیے کہ میں نے انہیں وقت سے پہلے پہنچا دیا تھا۔ شاید وہ کوئی وکیل تھے جنہیں جلدی کسی اہم کام پر جانا تھا۔ جب انہوں نے مجھے 200 روپے دیے تو میرے منہ سے شکر کے الفاظ خود بخود نکلنے لگے۔ میں دل سے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ وہ انکل ایک بڑے بنگلے کے اندر چلے گئے تھے جبکہ میں رکشہ پیچھے موڑ رہا تھا۔ اب میرے پاس کل 1800 روپے ہو چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج آٹے کے ساتھ 2 4 دوسری چیزیں بھی لے لوں گا۔ اس کے بعد مجھے کوئی سواری نہیں ملی۔ میں کافی دیر مارا مارا پھرتا رہا، پھر مغرب کے وقت سامان لے کر گھر واپس آ گیا۔ سردیوں میں مغرب کے وقت ہی لوٹ آتا تھا کیونکہ میری بیوی اور بچے گھر میں اکیلے ہوتے تھے۔ میرے والدین تو آج سے 3 سال پہلے ہی ایک ساتھ حادثے میں فوت ہو چکے تھے۔ گھر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ بیوی کے سر میں شدید درد تھا۔ وہ کئی دنوں سے درد کی شکایت کر رہی تھی، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ میں 500 کا سامان خرید چکا تھا اور اب بھی میرے پاس 1000 روپے موجود تھے۔ میں نے بیوی سے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ ویسے بھی وہ حاملہ تھی تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے کیا مسئلہ ہو۔ پھر ہم نے بچوں کو سلایا، گھر کو باہر سے تالا لگایا اور نکل پڑے۔ میں اسے رکشے ہی میں لے جا رہا تھا کیونکہ میرے پاس بائک نہیں تھی۔ ہم اپنی آمد و رفت کے لیے بھی ہمیشہ رکشہ ہی استعمال کرتے تھے۔ آخر کار میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ وغیرہ کیا تو بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس پریگنینسی کی وجہ سے کبھی کبھی اسے سر میں درد ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے بھی ایسا اکثر ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر مجھے بیوی کا بہت خیال رکھنا ہوگا اور اسے بھی سختی سے کہا کہ وہ گھر کے کام نہ کرے۔ پہلے ہمارے تینوں بچے نارمل ہوئے تھے، لیکن اس پر ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ میری بیوی آپریشن کا سن کر بہت اداس ہو گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ تھوڑی مطمئن ہو گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، میری ذرا سی تسلی اس کے دل کو سکون دے دیتی تھی۔ پھر ہم گھر آ گئے۔ اس کا روتے روتے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی ایک دوست کا سی سیکشن ہوا تھا اور وہ اسی دوران اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، انایا تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ خود کو کیوں ہلکان کر رہی ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر خدا کو یہی منظور ہے تو یہی بہتر ہے۔ بس یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نواز رہا ہے، شاید اسی کی وجہ سے ہمارے حالات بھی بدل جائیں۔ وہ میری بات بڑے غور سے سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر وہ خاموش تھی۔ وہ میرے سامنے کبھی زیادہ زبان نہ چلاتی تھی۔ میں واقعی خوش قسمت تھا کہ اتنی اچھی عورت میری زندگی میں آئی تھی جو میرے چوتھے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ رات بھر وہ یوں ہی روتی رہی۔ وہ بہت نرم دل اور چھوٹے حوصلے کی عورت تھی، جلدی گھبرا جاتی تھی۔ میں اسے سمجھاتا تو کچھ دیر چپ ہو جاتی اور پھر دوبارہ سے رونے لگتی۔ یوں ساری رات اسے مناتے ہی گزر گئی۔ ہم سب ایک ہی بڑے کمرے میں سوتے تھے، میں اور وہ بیڈ پر، اور اس کے ساتھ 2 پلنگ ملائے ہوئے تھے جن پر تینوں بچے ایک ساتھ سوتے تھے۔ ویسے بھی بچے چھوٹے تھے، ان سب میں چند ہی مہینوں کا فرق تھا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو بستر پر بیوی موجود نہیں تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی۔ میں نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ وہ بچوں کو اسکول چھوڑ کر
सीधा काम पर निकल जाऊंगा, इसलिए वो मेरा नाश्ता बच्चों के साथ ही तैयार कर देगी। मैं उठा कमरे से बाहर निकला। हमारे घर में एक ही बाथरूम था जो सिहन में बना हुआ था। मैं फ्रेश हुआ और फिर सीधा किचन में बीवी के पास चला गया। वो रोटियां बना रही और चाय भी तैयार थी। सुबह हम चाय के साथ पराठा खा लेते थे। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि रोज सब्जी ला सकूं। रात को भी हम अचार वगैरह के साथ ही रोटी खा लेते थे। हमारे लिए तो आटा ही सब कुछ था। नाश्ता करके मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बच्चों को लेकर घर से निकल पड़ा। उन्हें स्कूल छोड़ा और फिर काम की तलाश में घूमने लगा। सच कहती है कि फिक्रे मुआश इंसान को पागल कर देती है। मैं भी इसी फिक्र में न जाने कहाँ कहाँ तक निकल आया था। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर अभी तक मुझे कोई सवारी नहीं मिली थी। लाहौर शहर में अब टैक्सी और रिक्शे इतने ज़्यादा हो चुके थे, और सवारियां कब। हर किसी ने अपनी कोई ना कोई सवारी खरीद ली थी। किसी के पास बाइक तो किसी के पास छोटी गाड़ी। ऐसे में हमारे पास कौन आता। मगर अल्लाह ने हर एक का रिस्क लिख रखा है। जो जिसके नसीब में है वो उसे ज़रूर मिलता है। मैं एक साइड पर खड़ा सवारी का इंतज़ार कर रहा था। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। मैं अक्सर यहाँ आकर खड़ा होता था और कोई ना कोई लड़की मेरे रिक्शे में बैठ जाती थी। आज भी दो लड़कियां बैठ गई। उन्होंने डिफेंस का ड्रेस दिया। मैंने उन्हें वहां पहुंचाया। उन्होंने किराया अदा किया और मैं आगे निकल आया। मैं उधर उधर घूमता रहा। दो तीन और सवारियां भी मिल गई। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। मेरा दिन अच्छा गुजर रहा था। मुझे ज्यादा की हवस कभी नहीं थी। मैं बस यही चाहता था कि मुझे और मेरी बीवी को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और हम बच्चों की हर मुमकिन ख्वाहिश पूरी कर सके। 1000 रुपये से ज़्यादा मैं कमा चुका था और अब असर का वक्त होने वाला था। आज मैं दोपहर को खाना खाने नहीं गया था। वैसे भी मैं अक्सर दोपहर का खाना छोड़ देता था। कभी कभार जब भूख बर्दाश्त ना होती तो खा लेता था। आज मैंने 100 रुपये खुद पर खर्च किए थे और एक रेहड़ी वाले से चावल छोले खाए थे। इसी से भूख कुछ कम हो गई थी। मैंने सोचा कि रात को घर जाकर ही खाना खाऊंगा। रात तेजी से हो गई और मैं घर लौट आया। बच्चों को मैं स्कूल से वापस नहीं लाता था, क्योंकि स्कूल घर से ज़्यादा दूर न था। मेरा बड़ा बेटा ही दोनों छोटे बच्चों को ले आता था। मैं घर पहुंचा तो बच्चे सो चुके थे। मैं आज जरा देर से आया था। मैं सोच रहा था कि अब मुझे अपना वक्त बढ़ाना चाहिए। मेरे कई दोस्त रात को भी टैक्सियां चलाते थे और कहते थे कि रात की सवारियां ज़्यादा अदायगी करती हैं। मैंने तय किया कि आज ही इस बारे में बीवी से बात करूंगा कि मुझे भी रात को रिक्शा चलाना चाहिए। मुझे हर तरह से पैसों की ज़रूरत थी। ऑपरेशन के लिए भी रकम जमा करनी थी। अब सिर्फ 3 माह बाकी रह गए थे, फिर नन्ही परी ने हमारे घर आ जाना था। इसीलिए मैं भी खर्चे थे, क्योंकि बच्चा पैदा हो तो कई ज़रूरियात सामने आती है। मैंने खाना खाया। हम दोनों मियाँ बीवी कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। बच्चे सो रहे थे, लाइट जल रही थी। तीनों एक ही कंबल में सोए हुए थे। हमारे घर में सिर्फ दो ही कंबल थे। एक बच्चे इस्तेमाल करते थे और एक हम मियाँ बीवी। दोनों कंबल मेरी बीवी के जहेज के थे। उसके भाइयों ने भी उसका साथ नहीं दिया था। अगर वो उसके हक का हिस्सा दे देते तो शायद आज हमारे हालात कुछ बेहतर होते। मगर उसके भाई बहुत बुरे निकले। माँ बाप के चले जाने के बाद जब अपने ही उसका हाथ छोड़कर बेड में छुड़ाकर छुरा खौम गए, तो उसका हाथ छोड़कर पीठ में। माँ बाप के चले जाने के बाद जब अपने ही उसका हाथ छोड़कर पीठ पे छुरा खौम गए, तो वो बेचारी मुझसे भला क्या शिकायत करती। वो मेरे पास बैठी इधर उधर की बातें करती रही और आज कुछ ज़्यादा ही मुतमईन और हल्की फुल्की लग रही थी। मैंने उससे देखकर पूछा, अनाया खैर तो है? आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। तो वो धीरे से मुस्कुरा उठी। शहाब, आपको पता है आज आप आई थी। वो मुझे 5000 रुपये बच्चों की कुछ कपड़े और जराब जर्सियों के लिए देकर गई है। मेरी बीवी ने अपनी बड़ी बहन का जिक्र मान से किया था। उसकी बहन का शौहर डॉक्टर था और वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे थे, जबकि उसके भाई तो उसकी तरफ देखते तक नहीं थे। मगर कभी कभार उसकी बड़ी बहन हमारे घर चक्कर लगा लिया करती। मेरी बेबी तो यूं खुश हो रही थी जैसे उसे कारून का खजाना मिल गया हो। वह बेचारी महज 5000 और चंद कपड़ों पर भी पुरसकून और शुक्रगुजार हो गई थी। उसकी खुशी देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। वो बहुत ही मासूम थी
मुझसे 8 साल छोटी और इतनी सी उम्र में कितनी भारी ज़िम्मेदारियाँ उसके कंधों पर आ गई थी। मेरी शादी भी ज़्यादा उम्र में नहीं हुई थी। माँ-बाप ने मुझे जल्द ही ब्याह दिया था। मैं उनका इकलौता बेटा था। घर भी अपना था तो उन्हें कोई फ़िक्र नहीं थी। वो ये नहीं सोचते थे कि आगे चलकर हालात बदलने पर मुझे किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक़्त का ज़माना कुछ और था और जब अब महँगाई ज़्यादा हो चुकी थी, तब ज़माना कुछ और था। मैंने बात बदलते हुए उसका हाथ थामा और कहा, "अनाया, सारी बातें छोड़ो। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है।" वो फ़ौरन पूरी तवज्जो से मेरी तरफ देखने लगी। वो हमेशा ऐसी ही थी। जब भी मैं कोई बात करता उसकी सारी अटेंशन बस मेरी तरफ जम जाती और यही उसकी अदा मुझे दिल से अच्छी लगती थी। मैंने आहिस्ता से कहा, "नाया, मैं सोच रहा हूँ कि रात में भी रिक्शा चलाऊं। फराज तो तुम जानती हो, वो रात में टैक्सी चलाता है। कहता है दिन से ज़्यादा रात को सवारी मिलती है और किराया भी अच्छा होता है।" मेरी बात सुनकर वो उलझी हुई नज़रों से मुझे देखने लगी। "शहाब, आपने ये सोच भी कैसे ली? आप जानते हैं मुझे अकेले घर में डर लगता है। सुबह भी बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं सारा दिन खौफ में रहती हूँ। और अब आप रात की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको हरगिज़ रात में रिक्शा चलाने की इजाज़त नहीं दे सकती। और वैसे भी रात को वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। प्लीज़ आप इस चक्कर में मत पड़ें।" उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मैं समझ रहा था कि वो क्यों ऐसा रद्द-ए-अमल दे रही थी। 1 हफ्ता पहले ही हम दोनों न्यूज़ चैनल देख रहे थे, जहाँ बताया जा रहा था कि रात के वक़्त एक टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया। वो दिल की इतनी साफ़ और भोली थी कि हर बात फ़ौरन दिल पर ले लेती थी। मैंने उसे नरमी से समझाया, "अनाया, हर किसी के साथ वही नहीं होता जो उस टैक्सी ड्राइवर के साथ हुआ था। और फिर ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जब वक़्त आता है तो वो बहरहाल आता है, चाहे दिन हो या रात।" मेरी बात ख़त्म हुई तो उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। "शहाब, आपको क्या हो गया है? आप ऐसी बहकी-बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे अगर मंज़ूर नहीं तो बस नहीं। आप रात को रिक्शा नहीं चलाएँगे।" वो तेज़ लहजे में कहकर एक तरफ रुख मोड़ गई और मैं चंद लम्हे उसकी पुश्त को देखता रह गया। मैंने भी दोबारा कोई बात छेड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि वो आहिस्ता-आहिस्ता ही मानेगी। अभी मुझे कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कोई कदम नहीं उठा सकता था। वो मेरी लाडली बीवी थी। भले हमारी शादी अरेंज हुई थी, मगर अब हम एक-दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगे थे और मैं उसे किसी भी किस्म की टेंशन नहीं देना चाहता था, क्योंकि मामूली सी फ़िक्र भी उसका ब्लड प्रेशर हाई कर देती थी और फिर तबीयत बिगड़ जाती थी, जो मैं कभी नहीं चाहता था। मैं सो तो गया था, मगर नींद एक पल को भी आँखों में न ठहरी। बार-बार यही ख़्याल ज़हन में चुभता रहा कि मुझे भी अपने मुस्तक़बिल के लिए कुछ सोचना होगा। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से वो मुझे समझा ही रही थी कि हमें कोई और काम देख लेना चाहिए। मेरे पास एक रिक्शे के सिवा कोई सरमाया नहीं था, ना कोई और हुनर हाथ में था। मैट्रिक के बाद से तो मैं यही काम कर रहा था। इसी को अपना ज़रिया मौज समझता आया था। इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं था। तो मैं और क्या कर सकता था? मैंने फ़ैसला कर लिया कि चाहे जैसे भी हो, मैं अनाया को मनाकर रात में भी रिक्शा चलाऊँगा। अगली सुबह मामूल वैसा ही था। मैं नाश्ता करके घर से निकल आया। इतवार का दिन था, बच्चे स्कूल नहीं गए थे और आमतौर पर इतवार को सवारियाँ ज़्यादा मिलती थी। मगर आज जाने क्यों पूरा दिन बहुत कम सवारी मिली थी। मगरिब के बाद भी मैं देर तक रिक्शा चलाता रहा और जब मैं घर पहुंचा तो इशा की अज़ानें हो रही थी। जैसे ही मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला, उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर मैं घबरा गया था। मैं समझ गया था कि वो क्यों नाराज़ है। मैं मामूल से बहुत ज़्यादा लेट आया था, लेकिन अंदर दाखिल होते ही जैसे ही मैंने रिक्शा से उतरा, उसने अचानक मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। "शहाब, मैं तो समझ रही थी कि आप आज रात भी रिक्शा चलाने निकल गए हैं। शुक्र है आप आ गए।" उसे देखकर उसका गुस्सा फ़ौरन जैसे हवा में उड़ गया। वो वैसी ही थी, जल्दी नाराज़ और फिर पल भर में नॉर्मल। वो डरी हुई थी कि कहीं मैंने वाक़ई रात की ड्यूटी शुरू ना कर दी हो। हालाँकि मैंने अभी तक उससे पूरी तरह इजाज़त भी नहीं ली थी। "मेरी जान, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर कोई कदम उठा सकता हूँ? मैं तो तुम्हारा जोड़ों का गुलाम हूँ।" जैसे ही मैंने ये कहा तो वो खुद भी हँस पड़ा और मेरी बीवी भी ज़ोर से कहका लगाकर रह गई। मेरे दोस्त मुझे हमेशा जोरू का गुलाम कहते थे
और आज मैं खुद ही उसे कहकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों हाथों में हाथ डाले किचन की तरफ आए। बच्चे आज भी सो चुके थे और मेरी बीवी ने अभी तक खाना नहीं खाया था। वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और उसका मूड बेहतर हो गया। मैं जब भी कोई मज़ाक करता या उससे प्यार भरी बातें कर लेता, तो वो फ़ौरन खुश हो जाती थी। अनाया प्लीज़ मेरी बात समझो। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करना होगा, वरना हमें हमेशा दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। रात को रिक्शा चलाने से क्या हो जाएगा? मेरे दोस्त भी तो चलाते हैं, मैं भी चला लूँगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो मुँह फुलाकर बैठ गई। शहाब क्या हो गया है आपको? आप बार-बार यही बात क्यों ले आते हैं? छोड़े ये सब, अल्लाह खैर करेगा। वो ज़रा नरम पड़ गई थी और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब वो जल्द ही मान जाएगी। नहीं अनाया बात समझो, मैं तुम्हें और बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। नहीं चाहता कि तुम लोग यूँ ही घुट-घुट कर जियो। बस तुम इजाज़त दे दो, मैं कल से रात में भी रिक्शा चलाऊँगा और अगर तुम कहो तो दोपहर में घर भी आ जाया करूँगा। मैंने नरमी से कहा तो वो खामोश हो गई। शायद सोच रही थी कि आखिर वो भी तो चाहती थी कि हम अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी दे सकें। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, अच्छा चले, अगर आप इतना कह रहे हैं तो जैसी आपकी मर्ज़ी। अब मैं क्या ही कह सकती हूँ। उसके ये कहते ही मैं खुद खुशी से निहाल हो गया। बहुत शुक्रिया नाया, तुमने इजाज़त दे दी। अब देखना मैं किस तरह दिल लगाकर काम करता हूँ। रिक्शे में मुसलसल बैठने से मेरी कमर अक्सर दुखती थी, मगर अब मैं रात की ड्यूटी भी शुरू करने वाला था, क्योंकि जब इंसान की फैमिली हो तो फिर वो कुछ और सोचता ही नहीं। और मेरी फैमिली मुझ पर मुनहसर थी। उनका बेहतर मुस्तकबिल मेरी ज़िम्मेदारी थी। मैंने तय कर लिया था कि कल से मैं रात की ड्यूटी भी करूँगा। शायद इस तरह हमारी ज़िंदगी आसान भी हो जाएगी और पहले से बेहतर भी। सारी रात मैं मुस्तकबिल के ख्वाब बुनता रहा कि न जाने रात को कितनी कमाई होगी, सवारियाँ मिलेंगी भी या नहीं। दिल के किसी कोने में खौफ भी था। मेरे कुछ दोस्तों ने बताया था कि एक दो बार रात में डाकुओं ने उनकी टैक्सी रोकने की कोशिश की थी, मगर वो वक्त पर बच निकले। मगर फिर भी मैंने फैसला किया कि अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना या खतरा मोल लेना ज़रूरी होता है, और मैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार था। आज मैं घर से भी थोड़ा देर से निकला था, क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता था। बच्चे स्कूल से जा चुके थे। उनकी रवानगी के 2-3 घंटे बाद मैं निकला और आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि रात के 2 ढाई बजे तक ज़रूर रिक्शा चलाऊँगा। मैं सारा दिन रिक्शा चलाता रहा। दिन में भी मेरे पास हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत सी सवारियाँ आईं और मैंने 2 से 3 हज़ार बासानी बना लिए। न जाने आज क्यों इतनी सवारियाँ आ रही थी, मुझे खुद भी हैरत हो रही थी। सोमवार की दोपहर थी। फराज और मैं टैक्सी के साथ सड़क किनारे टेक लगाए खड़े थे। मैंने उसे बताया कि मैं आज रात को रिक्शा चलाने वाला हूँ, तो वो हंस पड़ा और तंजिया अंदाज में बोला, तुम तो हो ही डरपोक, देख लेना कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। उसकी हंसी पर मुझे गुस्सा आया। वो मेरा लंगोटिया यार था। हमने पढ़ाई भी साथ की थी और अब एक ही पेशा अख्तियार किए हुए थे। वो भी शादीशुदा नहीं था। उम्र में मुझसे कुछ कम था। रिश्ता हो चुका था मगर शादी बाकी थी। वो भी रातों को टैक्सी चलाता था, क्योंकि वो चाहता था कि शादी से पहले बहुत पैसा जमा कर ले। उसकी मुस्कुराहट देखकर न जाने क्यों मेरा दिल जला, जैसे वो मजाक में भी मुझे डरपोक जता रहा हो। फराज ऐसी बात नहीं। आज देखना मैं 2-3 बजे तक रिक्शा चलाऊंगा, और अगर मुझे ये काम पसंद आ गया तो फिर रोज ही रात को चलाया करूंगा। तुम तो जानते हो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खर्चे कम होने का नाम नहीं लेते। मैंने संजीदगी से कहा तो वो भी संजीदा हो गया। हाँ यार, तुम्हें करना चाहिए। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो कब से कह रहा हूँ रात को चलाया करो, मगर तुम्हें बीवी बच्चों का ख्याल था, इसलिए मैंने दोबारा जोर नहीं दिया था। वो बात करता रहा और खामोशी से सहारा लिए उसकी बातें सुनता रहा। वो सच ही कह रहा था। एक दो बार मैंने खुद ही उससे कहा था कि मैं रात में नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मेरे घर वाले अकेले होते हैं, लेकिन आज मैं दिल सख्त करके निकल आया था। दिन गुजरता गया और फिर रात के 8 बज गए। मैंने एक होटल पर बैठकर दाल और 2 रोटियां खा ली तो पेट भर गया। 11 बजे एक दूर की सवारी मिली। मैंने फराज के कहने पर डबल पैसे मांगे और हैरत की बात के सवारी ने बहस बीए किए बगैर
मुझे दे भी दिए। मैं खुश हो गया कि पेट्रोल भी वही लगा और पैसे भी दुगने मिल गए। मैंने सवारी को मंजिल पर छोड़ा और फिर उधर-उधर घूमने लगा। 2-3 और सवारियां भी मिल गईं, लेकिन 12 बजते ही जैसे पूरा शहर सो गया, कोई सवारी ना मिली। मैं रिक्शे से बाहर निकलकर सड़क किनारे खड़ा था। सवारी की तलाश में इधर-उधर देखता रहा। आधा घंटा यूं ही बीत गया, मगर कोई ना आया, तो मैं वापस रिक्शे में बैठ गया। सर्दी बढ़ने लगी थी और देर तक बाहर खड़े रहने की वजह से मैं तो ठठरने लगा था। मैंने मास्क पहन लिया था, क्योंकि मुझे दमे का मसला था और सर्दी में तो ये बीमारी और भी शदीद हो जाती थी। मैंने जेब से मूंगफली निकाली जो शाम को गर्म ली थी, मगर अब तक ठंडी हो चुकी थी। मौसम ऐसा ही था कि गर्म चीज़ फौरन न खाई जाए तो बर्फ बन जाती है। मैं ठंडी मूंगफलियां छिलकों समेत खा रहा था और बैठे बैठे आधा घंटा गुजर गया। फिर सोचा कि अगर मैं यहीं बैठा रहा तो मुझे कोई सवारी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने शॉपर जेब में रखकर रिक्शा स्टार्ट किया और इधर-उधर सड़कों पर चक्कर लगाने लगा। कहीं-कहीं कोई टैक्सी नज़र आ जाती थी, मगर सवारी कहीं नहीं। आधा घंटा घूमने के बाद भी कुछ ना मिला और इतने में मेरे रिक्शे का अच्छा खासा पेट्रोल ज़ाया हो गया। मुझे अफ़सोस हुआ कि शायद रात का फ़ायदा नहीं, बस 3-4 सवारियाँ ही मिली। लेकिन सच ये था कि वो 3-4 सवारियाँ दिन की 10 सवारियों के बराबर कमाई दे गईं। मैं समझ रहा था कि आज 1000 बनाऊँगा, मगर आज जैसे सवारियों की दुश्मन हो गई थी। मैंने दिल में सोचा कि शायद रात को 12 बजे तक ही रिक्शा चलाना बेहतर है। कल से यही करूँगा। बस आज का दिन गुज़र जाए। मैं रिक्शा आहिस्ता-आहिस्ता चला रहा था। हर तरफ शदीद धुंध छाई हुई थी। रात के 2 बजे का वक़्त था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ, जैसे कोई औरत दूर से रिक्शे वाले भाई कह रही हो। उसकी आवाज़ पर मैंने फ़ौरन रिक्शा रोक दिया और बाहर झाँक कर देखने लगा तो धुंधली रोशनी में दूर एक औरत दिखाई दी, जो आहिस्ता-आहिस्ता मेरी तरफ आ रही थी। उसने अबाया ओढ़ रखा था और चेहरे पर भी नकाब था, मगर उसके अंदाज़ और एतमाद से लग रहा था कि वो बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है। सड़क पर लगी हेडलाइट्स की रोशनी में उसे साफ देख सकता था। उसके हाथ में महंगा मोबाइल था और एक छोटा सा बैग भी थामा हुआ था। वो धीमे कदमों से तकरीबन 5 मिनट चलती हुई मेरे करीब आ पहुंची और रिक्शे से 2-4 कदम के फासले पर रुककर सिर झुकाए शीशे से अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। भाई साहब, मुझे बहुत दूर जाना है, क्या आप ले चलेंगे? उसने आंखों से काला चश्मा उतारते हुए कहा और उसकी आंखें झील की गहराई जैसी थीं। मगर मैंने एक लम्हे को देखकर फ़ौरन नज़रें फेर लीं, क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ बेवफ़ाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था और आज तक किसी भी सवारी को गलत नज़रों से नहीं देखा था। बहन जी, आपको कहाँ जाना है? रास्ता तो समझाएँ। मैंने पूछा तो वो मोबाइल पर मैप दिखाने लगी। फिर उसने अपना मैप मेरे मोबाइल के साथ कनेक्टेड किया और खुद पिछली सीट पर बैठ गई। रिक्शा चल पड़ा, मोबाइल मेरे सामने था और मैं नक्शे के मुताबिक रिक्शा दौड़ाता जा रहा था। रिक्शा शहर की सड़कों से गुजरता हुआ जाने के अजनबियों रास्ते पर निकल पड़ा। कच्चे पक्के रास्ते जिन पर मैंने पहले कभी रिक्शा न चलाया था, मगर मैं उसके एतमाद की वजह से चलता रहा। उसने मुझे 2000 रुपये थमा दिए थे और कहा था कि अगर मैं उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दूं तो वो मजीद पैसे भी देगी। यह सुनकर मुझे यकीन होने लगा कि फराज ठीक कहता था। रात के वक़्त वाक़ई बहुत पैसा बनता है। थोड़ी देर पहले जो मैंने फ़ैसला किया था कि कल मैं सिर्फ़ 12 बजे तक ही रिक्शा चलाऊँगा, वो सोच मैंने तर्क कर दी और दिल ही दिल में अहद कर लिया कि अब मैं रात को ही रिक्शा चलाया करूँगा, चाहे सुबह चलाऊँ या ना चलाऊँ। रिक्शा धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था और मैं कभी-कभार शीशे में एक नज़र पीछे डाल लेता जहाँ वो नज़र आती। वो अपने मोबाइल पर मसरूफ़ थी और अब उसके चश्मे में भी नहीं थे। मुझे लगा जैसे वो किसी से चैटिंग कर रही हो, मगर मैं ठीक से देख ना पाया। सो मैंने फिर सारी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ कर दी। उस औरत को मेरे रिक्शे में बैठे अब आधा घंटा हो चुका था, मगर उसकी मंजिल आने का नाम नहीं ले रही थी। नक्शे पर नक्शा मुड़ता जा रहा था और मैं उसी के मुताबिक कच्चे रास्तों पर रिक्शा दौड़ाता रहा। एक लम्हे को ख्याल आया कि ये औरत कौन है और इतनी रात के कहाँ जा रही है। मुझे अपनी मिरब याद आई, जो तो सुबह के वक्त भी अकेली घर से नहीं निकलती थी, और एक ये औरत है जो न जाने, जिसे ना जगह का खौफ था और ना मुझ जैसी अजनबी मर्द से। हालाँकि अगर मेरी जगह कोई बुरा इंसान होता तो जाने क्या हो जाता। मगर वो ऐसे पुरसकून अंदाज में बैठी थी जैसे मेरी शराफत की तस्दीक किसी ने पहले ही कर रखी हो। फिर पूरा 1 घंटा गुजरने के बाद हम वहाँ पहुँचे, जहाँ नक्शे पर मंज़िल
दिख रही थी। जैसे ही रिक्शा रुका और मैंने गिरदोनवा देखा, तो एक झटके से मेरा गला खुश्क हो गया। वो जगह कोई कब्रिस्तान था, ऐसा कब्रिस्तान जहाँ मैं पहले कभी नहीं आया था। हम शहर से बहुत दूर निकल आए थे। गाड़ी रुकी तो मैंने शीशे में देखा कि वो पीछे बैठी अपनी पर्स से पैसे निकाल रही थी। उसने 1,000 रुपये निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने फौरन पीछे मुड़कर फौरन वो पैसे ले लिए। वो गाड़ी से नीचे उतरने लगी और मैंने उसे रोक लिया। बहन जी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? आपको रात के इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए। मैंने ये कहते हुए दिल ही दिल में उसे बहन जी सा महसूस किया और अपनी हमदर्दी का इज़हार किया, क्योंकि वाक़ई मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। उसने नम आँखों से मेरी तरफ देखा और कहा, भाई साहब, मैं बेवा औरत हूँ। मेरे शौहर को गुज़रे हुए 6 माह हो चुके हैं। मेरा दिल चाहा कि उनकी कब्र पर फ़ातिहा पढूँ, तो बस निकल आई। घर से बच्चे घर पर अकेले हैं। मैं बहुत जल्दी फ़ातिहा पढ़कर वापस आ रही हूँ। उसके बाद आप मुझे दोबारा वहीं पर छोड़ दीजिएगा। ये कहते हुए वह नीचे उतर गई। मैंने उसे देखकर अपने दिल में शुक्र अदा किया कि मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ थे, मैं उनके साथ था। मैं हमेशा यही समझता था कि हमारे हालात बुरे हैं, लेकिन उस औरत को देखकर मुझे बड़ा तरस आया, जिसके बच्चे घर पर अकेले थे और वो रात के इस वक्त अपने शोहर की कब्र पर फातिहा पढ़ने आई थी। वो रिक्शे से नीचे उतर गई, लेकिन मैं रिक्शे के अंदर ही बैठा रहा, क्योंकि मैं इस वक्त अकेला रिक्शा छोड़कर बाहर नहीं जा सकता था। और वैसे भी ये इलाका अजीब सा था, न जाने किस वक्त क्या हो जाए। मेरे पास एक रिक्शा ही था जो मेरा पूरा सरमाया था, इसीलिए मैं उसी में ही बैठा रहा। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो वापस आ गई। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बैग था, जिस पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि मैं पहले भी उसे देख चुका था, लेकिन मैं ये नहीं सोचा कि वो बैग उसके पास कहाँ से आया, क्योंकि पहले तो उसके पास सिर्फ एक छोटा हैंड बैग ही था। वो दोबारा गाड़ी में बैठी और कहने लगी, आप मुझे वहीं पर छोड़ दें जहाँ से आपने मुझे पिक किया था। मैंने दोबारा रिक्शा चलाया। अब भी मैप पर रास्ता दिख रहा था, हालांकि अभी भी वहाँ आया था और रास्ता याद नहीं था। और वैसे भी रात का वक्त था और ये मेरा वहाँ पहला तजुर्बा था। उस औरत ने अब आंखों पर चश्मा लगा रखा था और वो मुझे बहुत पुरस्रार से लग रही थी। मैं हैरान था कि आखिर किसी औरत में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो रात के इस वक्त कब्रिस्तान में शोहर की कब्र पर फातिहा पढ़ने आई थी। वो बेचारी अपने शोहर को खो चुकी थी और शायद इसी बड़े नुकसान की वजह से उसमें यह हौसला पैदा हुआ था। रिक्शा चलता रहा था और मैं बहुत थक चुका था। बंद रिक्शे के अंदर भी मुझे सर्दी महसूस हो रही थी, लेकिन वो बेफिक्र और पुरसकून बैठी थी। वो अब अपना मोबाइल नहीं देख रही थी, शायद वो बैग में रख दिया था। वो बिल्कुल खामोश थी और वक्फे वक्फे से मैं सोच रहा था कि जो कहानी उस औरत ने मुझे बताई थी, वो शायद झूठ हो, क्योंकि अगर कोई औरत अपने शोहर की कब्र से वापस आ रही हो, तो उसकी हालत ऐसी नहीं होती जैसी उसकी थी। वो बिल्कुल आराम से बैठी थी, ना रोती हुई ना परेशान, चुपचाप बस बैठी हुई। अचानक से मुझे एक अनजान खौफ ने घेर लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कह रहा था कि ये कोई आम औरत नहीं, बल्कि ऐसी औरत है जो रात के अंधेरों में बेखौफ घर से निकल आती है। हालांकि उसने खुद कहा था कि ये उसका पहला मौका है जब वो बाहर आई है और बस अपने शोहर की याद में कब्र पर फातिहा पढ़ने आई है। मैंने अपने सारे ख़यालात को झटका और चुपचाप रिक्शा ड्राइव करता शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि वो जहाँ भी जाए उससे मेरा तो कोई लेना देना नहीं। उसने मुझे पैसे दे दिए थे और बस यही मेरे लिए काफ़ी था। 1 घंटे के अंदर ही मैंने उसे उस जगह पर छोड़ दिया जहाँ से मैंने उससे पिक किया था। अब मुझ में किसी और सवारी को उठाने की हिम्मत नहीं थी। वैसे भी सुबह होने वाली थी और 4 बज चुके थे। इसलिए मैं घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुँचकर मैं गेट पर खड़ा होकर अपनी बीवी को कॉल की और उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। शायद वो जाग रही थी या कॉल की आवाज़ से ही आँख खुल गई थी। वो बहुत ज़्यादा नींद में थी। मैंने भी उसे तंग न किया और चुपचाप कमरे में जाकर बेड पर सो गया। हम दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। मैंने सोचा कि सुबह से उसे सारी दास्तान सुनाऊँगा कि रात को रिक्शा चलाने का कितना फ़ायदा हुआ। मेरे तो बहुत ज़्यादा पैसे बन गए थे और मैं सोच रहा था कि दिन में घर आराम करूँगा और सारी रात रिक्शा चलाऊँगा। शेख चिली के ख्वाब देखते-देखते न जाने कब नींद की देवी ने मेहरबानी की और मैं ख्वाबों की वादियों में खो गया। सुबह आँख खुली तो घड़ी देखकर हैरान रह गया। 10 बज रहे थे। मैं 6-7 घंटे की नींद ले चुका था, जिससे मेरी सारी थकावट दूर हो गई और कमर का दर्द भी नहीं था। मैं उठा और बाहर आया। फ्रेश होने के बाद दोबारा कमरे में आया। मेरी बीवी किचन में थी और मैं जानता था कि वो भी मेरा नाश्ता तैयार कर रही होगी।
थोड़ी देर में वो नाश्ता ले आई और मैंने उससे रात की सारी दास्तान सुनाई। मैंने कुछ बातें गोल करके बताई, बस इतना कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा सवारियाँ मिली हैं और उससे अच्छा पैसा भी कम हुआ, और खुश हो रही थी और कह रही थी आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। मैंने सोचा कि असर के बाद ही दोबारा रिक्शा लेकर घर से निकलूंगा और फिर सुबह वापस आ जाऊंगा। मेरी बीवी घर के कामों में मसरूफ होगी और मैं मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकल आया। सोचा कि रिक्शा बहुत गंदा हो रहा है, आज उसे धो ही लेता हूँ। जैसे ही मैंने रिक्शे की पिछली सीट का दरवाज़ा खोला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरी पिछली सीट पर खून ही खून था। जैसे ही मेरी नज़र सीट के नीचे गई, मेरे होश उड़ गए। वो बड़ा सा बैग जो उस औरत के पास था, वो यहाँ रह गया था। न जाने उसमें क्या था, और मैं ये भी नहीं जानता था कि वो बैग उसने भूल कर छोड़ा या जानबूझकर यहाँ रखा। खून कहाँ से आया और किसका था, मेरा दिमाग घूमने लगा। मुझे चक्कर आने लगे और दिल धड़कने लगा। मैंने जैसे ही अपनी बीवी को आवाज़ दी तो वो घबराकर किचन से बाहर दौड़ती हुई आई और खून देखते ही शदीद खौफज़दा होगी। वैसे भी वो हामला थी और मंजर ने उसे कराहत में मुब्तला कर दिया। इसलिए मैंने फ़ौरन उसे सहारा देकर चारपाई पर बिठा दिया और रिक्शे से वो बैग बाहर निकाल लाया, जिस पर भी कुछ खून लग चुका था। लेकिन बैग चूंकि बहुत मोटा था, इसलिए मुझे यकीन था कि इसके अंदर मौजूद चीज़ें बिल्कुल महफूज होंगी। जब मैंने बैग की जिप खोली तो हम दोनों मियाँ बीवी की आंखें हैरत से फैल गई। उसके अंदर 5,000 की नई गड्डियों का ढेर पड़ा था, एक एक नोट बिल्कुल ताज़ा। मेरी बीवी मुझे शक भरी नज़रों से देखने लगी कि शायद मैंने कोई गलत काम किया है, क्योंकि खून भी उसी ने रिक्शे में देख लिया था और अब इतने सारे पैसे भी सामने आ गए थे। लेकिन जब मैंने सारा वाक़या उसे समझाया तो वह नाराज़ होकर बोली कि मैंने आपसे कहा था ना कि रात के वक़्त रिक्शा ना चलाया करें। न जाने इस औरत ने किस किस्म का काम किया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो मुसलसल घबराहट में थी। मैंने उसे दिलासा दिया कि इस मामले में हमारा कोई कसूर नहीं। वो मेरी सवारी थी और मैंने उसे बस उसकी मंजिल तक पहुंचाया। हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मगर पैसों से भरा ये बैग देखकर मेरा दिल तो खुशी से झूम रहा था, जबकि मेरी बीवी खौफ में डूबी हुई कह रही थी कि कहीं असल हकदार ना आ जाए। मैंने उसे साफ कह दिया कि अब कोई हकदार नहीं आएगा, क्योंकि सारी कहानी मेरा ज़हन खुद ब खुद तरतीब देने लगा था। उस औरत का चेहरा मैंने वैसे भी ठीक तरह नहीं देखा था। उसने मास्क पहना हुआ था, बस चंद लम्हों के लिए मास्क उतारा था और अंधेरे की वजह से भी उसके नकूश मेरी नज़र में नहीं आए थे। अगर मैं अब कहीं जाकर उसे पकड़वाने की कोशिश करता, तो नाकाम भी रहता और पुलिस उल्टा मुझ पर शक कर लेती। इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार की, रिक्शे को अगले पिछले हर हिस्से से अच्छी तरह धोया और खून आलूद कोट के टुकड़े किए। उन्हें पेट्रोल डालकर जला दिया और खंजर को मैंने नाले में फेंक दिया। यूं ही 2-3 दिन गुजर गए और किसी न्यूज़ चैनल पर भी इस बारे में कोई खबर सामने न आई। न जाने उस औरत ने किसे मारा था और इतने पैसे किसने दिए थे। शायद जल्दी में वो ये बैग भूल गई हो। मैंने रिक्शे की दोबारा तलाशी ली तो मुझे एक बड़ा सा खंजर और खून लगा कोट भी मिला। समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों इतनी बेवकूफ़ी से सब कुछ वहीं छोड़ गई, या फिर शायद इरादा ही मुझे फंसाने का था। मगर अगर ये इसका मकसद होता तो वो पैसे कभी ना छोड़ती। तरह तरह के सवालात मेरे दिमाग में शोर मचा रहे थे, मगर वक्त अपने मामूल के मुताबिक गुजरता चला गया। 3 महीने यूं ही गुजर गए और चौथे महीने टीवी पर एक ऐसी न्यूज़ नशर हुई कि हम दोनों मियाँ बीवी के दंग रह गए। वो औरत पकड़ी जा चुकी थी और उसके साथ एक आदमी भी था, जो उसके मंसूबे में शामिल था और जिसने उसे जज को कत्ल करने के पैसे दिए थे। उसका चेहरा भी न्यूज़ पर दिखाया जा रहा था। वो एक सीरियल किलर जिसने एक जज का कत्ल किया था। रात को उसने किसी केस के सिलसिले में बुलाया था कि उसे कुछ खास सबूत देने हैं, और फिर उसने उस आदमी के साथ मिलकर उस जज को ख़त्म कर दिया, वो भी किसी दूसरे मुखालिफ के कहने पर। अब वो पकड़ी जा चुकी थी। वहाँ पर मेरा कोई ज़िक्र ना था, ना ही उसने ये बताया कि वो पैसे हासिल ना कर सकी, क्योंकि वो बैग उठाना भूल गई थी। उसका इरादा खंजर और कोट को वहीं छोड़कर जाने का था। लेकिन जब वो उतर गई तो उसके दिमाग से ये बात महू होगी कि पैसों वाला बैग भी उठाना है, और दूसरा वो मुझे कहाँ ढूंढती। हमारे वारे न्यारे हो गए। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे और अगले ही रोज़ हम इस मोहल्ले से डिवेंस मुंतकिल हो गए। हमने एक बड़ा सा घर ले लिया और मैंने शहर में ही एक बड़ा यूटिलिटी स्टोर भी खोल लिया। वो पैसे मामूली नहीं थे, बल्कि पूरे 3 करोड़ रुपए थे। और वो कोई आम शख्स नहीं था जिसका उस औरत ने कत्ल किया था, बल्कि एक बहुत बड़ा जज था जो अपने अदल इंसाफ के लिए मशहूर था। अब इस वाक़ये को भी पूरे 5 साल गुज़र चुके हैं और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी है।
ہمارے چاروں بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جب وقت بدلنے والا ہو تو بس بدل ہی جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو پھر چھیپڑ پھاڑ کر دیتے ہیں۔ ہمارا بھی کچھ یہی حال ہوا۔ پہلے ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور اب ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہمیں شکر کا اجر مل چکا ہے، اور سچ ہی ہے کہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھ جاتی